हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं यूपी के लिए इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986 की सीरीज़। हम सारे माइनर एक्ट कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो सबसे पहला एक्ट जो हमने स्टार्ट किया है वो है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986। हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें कि मैंने सेक्शन 5 तक कवर कर दिया है अच्छे से। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले देख लीजिए इस वीडियो से पहले, एंड देन इस वीडियो में आएगा, क्योंकि सेक्शन 5 से हम सेक्शन 6 से बेसिकली इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ही प्रीसियस है। हमारा एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल भी पास में एग्ज़ाम होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 6 से। अब सेक्शन 6 हमें किसके बारे में बोलता है? वो पेनल्टी के बारे में बात करता है। तो पेनल्टी जो है इस सेक्शन में पेनल्टी कितनी दी गई है, सबसे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सेक्शन 1 to 5 से क्या देखा है, उसके बाद हम पेनल्टी पे आएंगे ताकि जो है हमारा कंसेप्ट कनेक्टेड रहे। लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट तो वो जाके पहले देख लीजिएगा। तो सेक्शन 1 में हमने देखा था सॉ टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, जिसमें इंपॉर्टेंट था होल ऑफ इंडिया। दूसरा डेफिनेशन सेक्शन था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट थे जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। फिर थर्ड में प्रोहिबिशन बता रहा था एडवर्टाइजमेंट में, जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को दर्शाया जाता है गलत तरीके से, वैसे एडवर्टाइजमेंट पे प्रोहिबिशन। फोर्थ में बता रहा था प्रोहिबिशन किसी पब्लिकेशन पे या सेंड करने से बाय पोस्ट, और क्या सेंड करना है, पोस्ट से बुक, पैम्पलेट, ईटीसी, जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो रहा है। सो पब्लिकेशन के बारे में सेक्शन 4 बात करता है, एडवर्टाइजमेंट के प्रोहिबिशन के बारे में सेक्शन 3 बात करता है। 4 में कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए थे कि जैसे गुड फेथ में कर सकते हैं, रिलीजियस पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, कोई टेम्पल पे इंक्रेव्ड है या कोई रिप्रेजेंटेशन जो एंशियंट मॉन्यूमेंट या आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 के अंदर कवर होता है, तो इन सबको एग्जामेशन दिया गया है। और सो सिनेमेटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952 के अंदर जो फिल्म्स होते हैं उसको भी एग्जामेशन में रखा गया है। फिर सेक्शन 5 बात कर रहा था पावर टू एंटर एंड सर्च के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है कि वो एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है रीजनेबल टाइम में, और देख सकता है कि ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट ये सब है जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो रहा है, तो उसको सीज कर लेंगे या एग्जामिन कर सकते हैं कोई रिकॉर्ड, अगर उसको सफिशिएंट रीज़न लग रहा है, रीज़न टू बिलीव लग रहा है कि कोई इस एक्ट के किसी सेक्शन का कॉन्ट्रावीन हो रहा है, तो ऐसा एक्शन लिया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ प्रोवाइजोस भी दिए गए थे जो कि यहाँ पे जैसे कि प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में विदाउट वारंट नहीं घुस सकते हैं, और जो है पावर ऑफ सीजर जो इस सब सेक्शन के अंदर दिया गया है वो किसी भी डॉक्यूमेंट आर्टिकल के रिगार्डिंग भी किया जा सकता है अगर वो इनसेपरेबल है। अगर इनसेपरेबल है, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर पूरे एडवर्टाइजमेंट को ही हम हटा देंगे, क्योंकि वो पूरे ही एडवर्टाइजमेंट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट ऑफ प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986 का वॉयलेटिव है, इसलिए। फिर प्रोविजन जो सीआरपीसी में दिया गया है रिगार्डिंग सर्च एंड सीजर, वही अप्लाई होगा सेक्शन नंबर 94 ऑफ सीआरपीसी के में जो है सेम अप्लाई होगा। और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है, सबसे जो भी सीज किया है वो सारी चीज़ें कस्टडी में रख देनी है। तो यहाँ तक था सेक्शन 5, जिसका डिटेल हमने पार्ट 1 में कवर किया है, तो वो जाके देख लीजिएगा। आज से हम सेक्शन 6 करने वाले हैं और आज ही मैं ये एक्ट खत्म कर दूंगी। तो सेक्शन नंबर 6 बात कर रहा है पेनल्टी के बारे में। तो एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 and 4 shall be punished for the one conviction with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 years and with fine which may extend to 2,000 rupees, and in event of second and subsequent conviction with imprisonment for a term of not less than 6 months but which may extend to 5 years, and also with a fine not less than 10,000 rupees which may extend to 1 lakh rupees। अब देखिए ये पेनल्टी के बारे में बात कर रहा है। पेनल्टी किसके रिगार्डिंग? सेक्शन 3 और 4। सेक्शन 3 और 4 में हमने क्या देखा था? प्रोहिबिशन ऑन एडवर्टाइजमेंट, प्रोहिबिशन ऑन पब्लिकेशन, ठीक है, ये दोनों हमने देखा था। तो इसके पनिशमेंट के बारे में सेक्शन नंबर 6 में बात हो रही है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंदर पनिशेबल है, तो आपको फर्स्ट कन्विक्शन क्या मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, जिसका टर्म होगा 2 साल, और फाइन होगा जिसका 2,000 रुपये तक एक्सटेंड कर सकता है। 2 साल और 2,000 रुपये तक फाइन। सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ, लेकिन जो एक्सटेंड कितना तक करता है? 5 ईयर्स तक, और जिसका जो है फाइन है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, 10,000 रुपये से कम नहीं होगा, और 1 लाख रुपये तक। यानी कि क्या बोला जा रहा है? पेनल्टी फर्स्ट कन्विक्शन में जो है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो फर्स्ट कन्विक्शन में 2,000 रुपये तक,
और 2 साल तक सेकेंड कन्विक्शन या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में 6 महीने से लेके 5 साल तक, और फाइन जो है 10,000 रुपये से लेके 1 लाख तक। तो ये हो गया पेनल्टी किसकी, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के वायलेशन की, कंट्रावेंशन की। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन नंबर 7 पे, जो बता रहा है कि अगर कंपनी ने ऑफेंस किया तो फिर क्या पनिशमेंट होगी। ये तो इंडिविजुअल की बात कर रही थी सेक्शन नंबर 6 में। अब सेक्शन 7 बात कर रहा है ऑफेंस बाय कंपनी। ठीक है, तो वेयर एन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय, ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, तो every person who at the time of an offense be committed in charge of was responsible of the company conduct of the business of the company as well as a company shall be deemed guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। तो कंपनी तो, अब देखिए कंपनी तो लिविंग पर्सन नहीं है, लेकिन उसको डीम्ड पर्सन मानते हैं। तो क्या होगा अगर किसी कंपनी ने ऑफेंस किया है, तो जितने भी पर्सन जो हैं उस कंपनी में रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, यानी कि इंचार्ज है, कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके बिजनेस कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सारे लोग जो हैं गिल्टी पाए जाएंगे उस ऑफेंस के लिए, और उन सब के अगेंस्ट पनिशमेंट होगा। सबको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि सारों ने कॉन्ट्रावीन किया है प्रोविजन। लेकिन प्रोवाइजो भी है कि नथिंग contained in subsection shall render any person liable to any punishment if he proves that the offence committed without his knowledge or that he has exercised all due diligence to prevent commission of such offence। यानी कि प्रोवाइजो में क्या बोल रहा है कि कुछ नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, इस सब सेक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो रेंडर करता है किसी भी पर्सन को किसी पनिशमेंट के लिए, अगर वो प्रूव कर देता है कि ऑफेंस जो कमिट हुआ है वो बिना उसकी मर्जी से हुआ है। यानी कि अगर कोई पर्सन कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन इंचार्ज है, लेकिन उसके नॉलेज के बगैर ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो फिर उस पर्सन, और उसने प्रूव कर दिया कि उसके पास वो नॉलेज नहीं थी, तो फिर उसके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा एक्शन। लेकिन आफ्टर टेकिंग ऑल द ड्यू डिलिजेंस, मतलब उस पर्सन को नॉलेज नहीं थी, उसने सारे ड्यू डिलिजेंस भी लिए थे कि इसको किसी भी तरह से नॉलेज, डीम्ड नॉलेज भी नहीं हो सकता है, तो उस ऑफेंस की कमीशन में उसकी हाथ नहीं थी और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं कराया जाएगा। ये हो गया प्रोवाइजो। अब सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड by a company and it proves that the offense has been committed with the consent or connivance or is attributable to any neglect or part of any director, manager, secretary or any officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be proceeded against and punished accordingly। यानी कि यहाँ क्या बोला जा रहा है कि नॉट विस्टैंडिंग सबसेक्शन 1 में कुछ भी दिया रहा हो, कोई ऑफेंस जो इस एक्ट के अंदर कमिट होता है, कोई कंपनी कमिट करता है, और ये प्रूव हो जाता है कि ऑफेंस जो कमिट हुआ है वो कंसेंट से हुआ या कन्वीनियंस से हुआ है, और जो कि बिना एट्रीब्यूटेबल टू एनी नेग्लेक्ट, बिना नेग्लेक्ट के हुआ है किसी, सॉरी, जो कि क्या बोल रहा है कि कोई ऑफेंस जो कमिट हुआ है इस एक्ट के अंदर, वो कमिट किया है कंपनी ने, और ये प्रूव हो गया है कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, और या तो नेग्लेक्सी के कारण या कन्वीनियंस के कारण हुआ है। किसके नेग्लेक्ट से, किसके कन्वीनियंस के कारण, किसके कंसेंट से हुआ है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर जो है कंपनी के, जैसे डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर, तो उन सब के अगेंस्ट जो है पनिशमेंट होगा, उन सब को पनिश किया जाएगा इस एक्ट के अंदर। यानी कि अगर किसी पर्सन के कंसेंट या कन्वीनियंस या एट्रीब्यूशन, ये याद रखिएगा 4 वर्ड है, कंसेंट, कन्वीनियंस, एट्रीब्यूटेबल टू एनी नेग्लेक्ट, ये सारी चीज़ों के कारण, अगर ये सारी चीज़ किसके पार्ट में हो रहे हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर पर्सन के, तो ये सारों को पनिशमेंट दिया जाएगा। इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी है कि इस सेक्शन के अंदर कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें इंक्लूड करते हैं एक फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, कंपनी में क्या आता है, बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें इंक्लूड किया जाता है एक फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट तो होगा ही, और इसमें इंक्लूड क्या होगा, इंक्लूड हो सकता है फर्म और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, कंपनी। ठीक है, तो ये है। फिर सेक्शन बी क्या बोल रहा है, डायरेक्टर मतलब क्या होता है, किसी फर्म से रिलेटेड पार्टनर जो भी फर्म का होगा वो होगा डायरेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 7। अब सेक्शन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड बिलेबल। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि इस जो है एक्ट में, उसमें जो भी ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल होंगे और वो बिलेबल भी होंगे।
तो यहाँ पे बोला गया है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन CRPC एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट इज बेलेबल, यानी कि CRPC में भले ही कुछ और दिया हो, कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है वो क्या होगा, बेलेबल ऑफेंस होगा, यानी कि आप बेल के लिए एलिजिबल है। अगर आपने इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसके लिए आपको बेल मिलेगा, यानी कि बेल इज़ योर राइट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 2, एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, यानी कि बेलेबल के साथ साथ ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल है, यानी कि ग्रेव नेचर का है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब थोड़े से कम ग्रेव नेचर का, हमने पढ़ा है ये सारी चीज़ें CRPC में। तो बेलेबल तो है लेकिन ये यहाँ पे कॉग्निजेबल भी है, यानी कि नॉ, ऐसा मत सोचिएगा कि बेल मिल रहा है तो यानी कि कम ग्रेव ऑफेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि ज़्यादा ग्रेव ऑफेंस है, लेकिन यहाँ पे आपको बेल एज अ राइट दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोग सोचते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस है और यहाँ बेलेबल भी है ऑफेंस। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि बता रहा है सेक्शन नंबर 9, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अब कोई एक्शन जो गुड फेथ में लिया जाता है, नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग shall lie against central government or any state government or any officer of the central government or any state government for anything which is in good faith done or intended to be done under this act। यानी कि क्या बोल रहा है, कोई सूट या प्रोसिक्यूशन या कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो लाई नहीं होगी किसके अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट या स्टेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट, और कोई ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का या कोई स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर फॉर एनीथिंग जो कि गुड फेथ में किया जा रहा हो और जो भी इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग्स स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट या उसके किसी ऑफिसर्स के अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। कोई भी एक्शन के रिगार्डिंग जो कि गुड फेथ में किया गया है उनके द्वारा और वो इस एक्ट के अंतर्गत किया है, तो उनको यहाँ एग्जेम्प्ट किया गया है। तो सेक्शन 9 जो है बेसिकली एक एग्जेम्पशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या उनके किसी ऑफिसर्स को दिया जा रहा है, और उनको किस लिए दिया जा रहा है, गुड फेथ में अगर वो कोई एक्ट करते हैं तो उसमें उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इस एक्ट के लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि बोल रहा है पावर टू मेक रूल्स, यानी कि रूल मेकिंग पावर भी इस एक्ट के अंदर दिया गया। अब किसको दिया गया, चलिए देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी कि किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देंगे और रूल्स भी बनाएंगे ताकि इस एक्ट के प्रोविज़न को कैरी आउट करा जा सके। ठीक है, ठीक। अब सब सेक्शन 2 बात करता है, इन पर्टिकुलर and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may provide for all or any of the following matters namely, यानी कि ये जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वो किस चीज़ पे एप्लीकेबल होगा, वो नीचे जो दिए गए हैं AB में उस पर। द मैनर इन विच द सीजर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड अदर आर्टिकल शैल बी मेड एंड द मैनर इन विच सीजर लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड डिलीवर टू द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी एनी एडवर्टाइजमेंट और अदर आर्टिकल हैज़ बीन सीज। तो किस चीज़ पे अप्लाई होगा ये, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल मेकिंग पावर है जिसका, वो किस चीज़ के लिए रिगार्डिंग बना सकता है, सीजर के मैनर का, कैसे सीज किया जाए एडवर्टाइजमेंट को या अदर आर्टिकल को। ठीक है, सीजर लिस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाए और डिलीवर कैसे किया जाए उस पर्सन को कस्टडी में जिस हुज कस्टडी एंड एडवर्टाइजमेंट और अदर आर्टिकल सीज, तो उस पर्सन के साथ कैसे बिहेवियर हो, सीजर कैसे हो, ये सारी चीज़ लिस्ट कैसी बनाई जाए, प्रिपेयर की जाए और डिलीवर की जाए उस पर्सन को जिसके पास कस्टडी में वो एडवर्टाइजमेंट है। ये सारी चीज़ की रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है कि वो बना सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कोई भी अदर मैटर के लिए भी रूल बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो क्लॉज सबसेक्शन बी है वो वाइड पावर दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये रूल मेकिंग पावर किसी चीज़ में भी अप्लाई कर सकता है। अब जो सबसेक्शन 3 है इसके को देख लेते हैं। एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट मेड बिफोर अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised of one session or 2 or more successive session, and if before the expiry of the session immediately following the session or successive session aforesaid both house agree in making
any modification in the rule or both house agree that the rule should be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as case may be. So however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. बहुत लंबा चौड़ा लिखा था, लेकिन मैं सिंपल वर्ड में बता देती हूँ कि जो भी रूल इस एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं या इस प्रोविज़न के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर दिया गया है कि जो बना सकता है रूल, तो सबसे पहले रूल बनाने के बाद दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखा जाएगा। जब वो सेशन में रहेगा तब टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज़ के लिए एक सेशन में या एक से ज़्यादा, अगर 30 डेज़ का नहीं हुआ, सेशन ख़त्म हो गया, तो एक से ज़्यादा सेशन में भी रखा जा सकता है। और एक फिर अगर हाउस ने मॉडिफिकेशन किया उस रूल में तो फिर कुछ चेंजेस करके फिर से सबमिट किया जा सकता है और उसके बाद फिर जो है वो रूल जो है वो पावर में आ जाएगा। तो यही बात की गई थी यहाँ पे, रूल मेकिंग पावर है, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस है? सबसेक्शन 1 की रूल मेकिंग पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और 2 में दिया गया है कि किस किस चीज़ के रिगार्डिंग बनाया जा सकता है, और 2B में उसको वाइड पावर दे दिया गया है। तो यहाँ हमारा ये एक्ट ख़त्म होता है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन कौन है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 2 है, जिसमें कि मैंने 2 डेफिनेशन बताई थी आपको, वो 2 डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, दीज आर इम्पॉर्टेंट सेक्शन। फिर जो है आपका पेनल्टी का पावर वाला पावर टू एंटर इनटू सर्च भी इंपॉर्टेंट है, बट मैं यहाँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही बता रही हूँ। 10 सेक्शन है तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जो मैं बता रही हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो मैं बता रही हूँ। 7 भी इंपॉर्टेंट है। 8 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉग्निजेबल एंड बिलेबल वाला, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। 9 ही इज़ ऑल्सो एक्सेप्शन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उनके ऑफिसर्स को जो एग्जम्पशन मिलते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो मतलब बाकी तो आपको सारे ही देखने हैं, मैंने 2-3 सेक्शन छोड़े हैं, लेकिन वो भी आप देख के ही जाइएगा। बट जो मैंने टिक लगाए हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 वीडियो में लेक्चर ख़त्म हो गया है। तो ये वीडियो जो है आप एक बार नॉर्मल स्पीड में देख लीजिए, 2-3 बार स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करिएगा। तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, एक बार में याद नहीं होने वाला है इसलिए। और मैंने अच्छे से कवर किया, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा, सफिशिएंट है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हम फिर से अपने नेक्स्ट एक्ट के साथ आएंगे। तो आप कौन सा एक्ट चाहते हैं कि मैं इसके बाद कवर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, ताकि मैं वो पहले ले लूं और आपको ज़्यादा आसानी हो समझने में। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।